हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल ड्रीम इज़ हाई एकेडमी में। तो इस एकेडमी में यानी कि इस चैनल में आप लोगों को सारा मटेरियल मिल जाएगा, चाहे जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स हों या जेके पीएससी के एग्ज़ाम्स जो भी होंगे उनका सारा मटेरियल आपको इससे मिलेगा। तो इसी कोशिश में आज हमने, चूँकि हमें पता है कि जेके एसएसबी पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम करने जा रही है, तो बहुत सारे बच्चों ने इस पे फॉर्म भरा है या अप्लाई किया है इसमें, तो इसके एग्जाम्स भी आने वाले। तो इसी कोशिश में हमने एक आज एक्सपेक्टेड कुछ क्वेश्चन निकाले अकाउंटेंसी के, तो वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा बताता हूँ मैं इनके ऑप्शंस में कैसे आते हैं, ठीक है। तो आप खुद इनको पहले देखो, आप एसेस करो अपने आप को कि आपको कितना आता है, कितना परसेंट आप कर सकते हो। उसके बाद उसका आंसर मैं आपको नीचे बताता हूँ, ठीक है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्रिंसिपल बुक? अकाउंटेंसी में प्रिंसिपल बुक किसको कहा जाता है? ए जर्नल, बी लेजर, सी ट्रायल बैलेंस या नॉन ऑफ दीज। तो आप अपनी नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ, तो आप देखो, एसेस करो खुद को, ये क्वेश्चन लिखो, इसका आंसर भी लिखो। आंसर मैं बताता हूँ आपको, साथ में बताते चले बताते रहूँगा मैं आपको इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्रिंसिपल बुक? क्या जर्नल को प्रिंसिपल बुक बोलते हैं? यानी कि हम देखते हैं कि जर्नल में हम सबसे पहले एंट्री रिकॉर्ड जनरल में होती है, ठीक है। उसके बाद लेजर, ट्रायल बैलेंस, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है लेजर, ठीक है। इसका सही आंसर है लेजर। उसके बाद कैपिटल एंड लायबिलिटीज ऑलवेज हैव। कैपिटल और लायबिलिटीज को इट ऑलवेज हैव। क्या डेबिट बैलेंस होती है कैपिटल की? क्या क्रेडिट बैलेंस होती है कैपिटल लायबिलिटीज की? बोथ, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर सही क्या होगा, प्लीज आप देखिए खुद, उसके बाद मैं आंसर बताने जाऊंगा आपको। इसका सही आंसर है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। कैपिटल एंड लायबिलिटीज ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंजिबल एसेट? एसेट दो तरह के होते हैं, टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट वो होते हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, जिनकी कोई शेप होगी, कोई फॉर्म होगी। और इंटेंजिबल एसेट वो होता है जिनको हम छू नहीं सकते, ठीक है। एसेट का मतलब वो होता है जो हमें प्रॉफिट, जहां से हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। क्या गुडविल आंसर है इसका? कैश आंसर हो सकता है, या सी बिल्डिंग या लैंड। इन चारों में से आप सेलेक्ट करो कोई ऑप्शन, अपनी नोटबुक पे लिखो। इसका राइट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इसका राइट आंसर है ए गुडविल, ठीक है। गुडविल या जिसको हम ठीक है ना, जो कंपनीज अक्सर अर्न करती है गुडविल को ही, जब वो बेटर सर्विस देती है अपने कस्टमर्स को, तो उससे उनका नाम बन जाता है, फेम बन जाता है, ठीक है। तो उसको गुडविल बोलते हैं हम। तो गुडविल भी एक तरह का एसेट है जिसको इनटेंजिबल एसेट बोल सकते हैं, बिकॉज इसकी कोई शेप नहीं होती है, फॉर्म नहीं होती है, ना ही हम इसको फिजिकली टच कर सकते हैं। चलिए फिर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर होता है? सेल्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। आपको पता होगी, ये आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा। उसके बाद सेल्स प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सी सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या नन ऑफ दीज। ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि आप जो बिजनेस से अपना प्रॉफिट जनरेट करते हो, ग्रॉस प्रॉफिट, वो किसके बराबर होता है? तो ये ऑब्वियसली है, सिंपल है इसका आंसर। प्लीज आप लिखिए, उसके बाद मैं आंसर बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। इसका आंसर जी बता, आप लिखिए इसका आंसर। तो इसका है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ तक क्लियर है? चलिए फिर आगे, उसके बाद सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसका आंसर आएगा। यानी कि हम सेल करते हैं उससे माइनस, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स को एक्सपेंस जितना आया उसको हम एलिमिनेट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो वहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बचता है। ये इजी है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, ठीक है। पार्टनर्स ड्राइंग अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जो इंटरेस्ट लगता है, ड्राइंग हम उस चीज़ को बोलते हैं जो कोई पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है। जब इंटरेस्ट लगाते हैं हम पार्टनर्स ड्राइंग को अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, एक सेकंड, यहाँ पे अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड टू। जब हम इंटरेस्ट लगाते हैं ऑन पार्टनर्स ड्राइंग अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इज डेबिटेड टू, इसको कहाँ से डेबिट करते हैं? एक तो क्रेडिट होता है, एक डेबिट होता है, आपको पता है। तो किस अकाउंट से हम इसको डेबिट कर लेंगे?
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, सी इज ड्राइंग अकाउंट। एक सेकंड, चलिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड टू, किस पे ये डेबिट होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट या नन ऑफ दीज। अब देखिए इसका आंसर क्या आ सकता है, मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। तो ये डेबिट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाते हैं। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दो तरह के बन जाते हैं, ठीक है, अकाउंट्स आपने पढ़ा होगा इसको। चलो आगे क्वेश्चन नंबर आपका 6, द अमाउंट ब्रॉट इन बाय ओनर ऑफ द बिजनेस शुड बी क्रेडिटेड टू। जब भी कोई अमाउंट ओनर लाता है बिजनेस में तो वो क्रेडिट किसको हो सकता है? क्या ओनर्स इक्विटी को, ए, बी ड्राइंग्स या सी कैश, डी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका आएगा राइट आंसर। देखिए आप क्या आ सकता है, इसका आंसर बताता हूँ मैं। इसका राइट आंसर है ओनर्स इक्विटी, ठीक है। तो ओनर्स इक्विटी को क्रेडिट करते हैं हम। ओनर्स इक्विटी आपको पता होता है कि जो भी ओनर पैसा लगाता है उस पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, बी पर्सनल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट एंड डी आपका है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो इसका राइट आंसर बताता हूं मैं आपका। इसका राइट आंसर है नॉमिनल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट के अंडर आता है। क्वेश्चन नंबर 8, चलो हाँ, एक जर्नल एंट्री आपको करनी है। यहाँ पे देखो एक ट्रांजैक्शन दी है, उसका देखना है आपको कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है। सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश, विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड, यानी कि फर्नीचर को हमने सोल्ड किया, सेल की फर्नीचर की, किसके लिए? फॉर द कैश, कैश में उसको सेल किया। तो इसमें आपको पता है एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है अकाउंट, ठीक है। तो आपको पहले पता होनी चाहिए, आपको 3 फार्मूले पता है, नॉमिनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का। तो इस पे कौन सा लगेगा? इसका रियल अकाउंट का फार्मूला लगता है, ठीक है, जो बोलता है रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कौन क्या चीज आती है? कैश हमारे पास आता है यानी डेबिट होता है, और फर्नीचर हमसे जाता है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड, तो मैंने इसका आंसर बता दिया आपको। चलो आप फिर से देखिए, फिर भी आप देखो कि कौन सा आपको होगा। कैपिटल अकाउंट होगा, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट होगा, सोल्ड अकाउंट होगा या कैश अकाउंट होगा। तो इसमें आपका कैश अकाउंट डेबिट होगा। लायबिलिटी इज इक्वल टू, जो अकाउंटिंग इक्वेशन में आप पढ़ोगे, ठीक है, पढ़ा होगा आपने, लायबिलिटी किसके बराबर होती है? क्या कैपिटल प्लस एसेट, बी एसेट माइनस कैपिटल, सी एसेट इसके बराबर लायबिलिटी होती है, कैपिटल के बराबर लायबिलिटी होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से, आपको पता होगी। आप लिखो इसका आंसर, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। अकाउंटिंग इक्वेशन इस तरह से बनती है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो अब आपको निकालना है क्या? हमने बोला लायबिलिटी किसके बराबर, तो आप ए से भी कर सकते हो, एसेट्स माइनस कैपिटल, और इस सी को यहाँ पे लाएंगे, सी माइनस कैपिटल, ठीक है, तो लायबिलिटी के बराबर होता है। सो आपका आंसर राइट आएगा, एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज, ठीक है, एसेट्स माइनस कैपिटल, बी पार्ट इसका आंसर आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में यानी कि हम पहले जब भी अकाउंटिंग प्रोसेस करते, उसमें पहले किस को हम रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो आप देखो ए पार्ट है आपका पहले जर्नल एंट्री, ठीक है, शाबाश, और है उसके बाद ट्रांजैक्शन एनालिसिस या लेजर, उसके बाद आपका बी पर ट्रांजैक्शन एनालिसिस, जर्नल एंट्री, लेजर, उसके बाद सी पर ट्रांजैक्शन एनालिसिस, जर्नल एंट्री या ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, या फिर क्या पहले हम ट्रांजैक्शन एनालिसिस करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर लेजर। आपको पता होगी, आपने पढ़ा होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो जब भी हमारे पास, आप देखो पहले आप खुद ही करो एसेस, आपको क्या लगता है कौन सा आंसर होगा। अब मैं आंसर बताने जा रहा हूँ इसका। तो आपको पता है जब भी हम पहले ट्रांजेक्शन देखते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, क्या बिजनेस
रिलेटेड है या नॉन बिजनेस रिलेटेड है, तो उसका मतलब पहले हम ट्रांजेक्शन को एनालाइज करते हैं। सो ट्रांजेक्शन एनालिसिस फर्स्ट प्रोसेस होती है, ठीक है। उसके बाद जब ट्रांजेक्शन एनालिसिस किया, फिर देखते हैं हम इसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, तो उसका मतलब सेकंड जर्नल आएगा, जर्नल एंट्री या जर्नल, ठीक है, जर्नल रिकॉर्ड करते हैं इसको। हाँ, उसके बाद जर्नल से हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं ट्रांजेक्शन को, कहाँ पे, लेजर पे। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपको बी, पहले ट्रांजेक्शन एनालिसिस, फिर जर्नल एंट्री, फिर लेजर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच देखिए, विच अकाउंट रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन ऑफ एसेट्स, विच अकाउंट रिकॉर्ड्स द, आज बेसिक क्वेश्चन ही है, अब इनमें देखो कितना आपको आ सकता है विच अकाउंट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब हर एक कंसेप्ट क्लियर करेगा आपको, ये क्वेश्चन में हर एक कंसेप्ट टच होता है। विच अकाउंट रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन ऑफ एसेट्स, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नन ऑफ दीज। तो आपको पता होगी नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है। आप अपना आंसर देखिए, उसके बाद आंसर बताने जा रहा हूँ मैं। नॉमिनल अकाउंट में आपको पता है एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, इनकम की बात करते हैं हम वहां पे, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में आपको पता है नेम ऑफ द पर्सन से हम डील करते हैं, और रियल अकाउंट में आपको पता है एसेट्स की बात कर रहे हैं हम, क्रेडिट व्हाट कम्स इन एंड सॉरी डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर रियल अकाउंट इसका आंसर होगा। एसेट की बात आई तो रियल अकाउंट आपको लिखना है वहां पे। उसके बाद लायबिलिटीज इंक्रीज बाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका लायबिलिटीज, लायबिलिटीज आपको पता होगी क्या होता है, तो ये कैसे इंक्रीज होते हैं, लायबिलिटीज किस चीज से इंक्रीज होते हैं। देखिए, परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, जब किसी बिजनेस ने क्रेडिट पे, ठीक है, कर्जे पे गुड्स को खरीद लिया, परचेज किया, उसके बाद टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, या बैंक से लोन लिया, या रेंट ड्यू हुई, मतलब रेंट देनी थी लेकिन अभी नहीं दिया, मतलब रेंट देनी है, ड्यू हुई है, रेंट का टाइम हुआ है, ये भी लायबिलिटी। अब देखिए इस पे आंसर क्या होगा, अब मैं आंसर बताता हूँ, ठीक है। या डी इस पे आल आता है। देखिए आप, इसका क्या है, परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट का मतलब हमने, यानी कि कोई पर्सन हमारा क्रेडिटर बन गया, ठीक है, यानी कि हमने उसको पैसे देने हैं, मतलब हम लायबल है, हम हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, तो इस पे भी आएगा परचेजिंग गुड्स, ये भी लायबिलिटी हमारी। हाँ, बैंक से लोन लेते हैं, उनको वापस करना है, वो भी लायबिलिटी है हमारी। रेंट ड्यू है, मतलब देनी है, हमें देनी है, रेंट ड्यू हुई है, ये भी लायबिलिटी। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, फैक्टर्स इफेक्टिंग गुडविल आर, गुडविल का डिस्कस किया हमने, इंटेंजिबल है, तो इसमें गुडविल के फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स है जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, या इसको बढ़ाने में इफेक्ट करते हैं, या ये कम होगी, कैसे हो सकता है गुडविल, यानी कि इस पे क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। ए लोकेशन, बी टाइम फैक्टर, सी क्वालिटी प्रोडक्ट, या डी ऑल ऑफ दी वो। हाँ, गुडविल देखो आप, इसका आंसर देखो, आप आंसर लिखिए, अब मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका आंसर आएगा डी ऑल ऑफ द अबव। देखो क्यों, क्योंकि गुडविल हमें पता है रेपुटेशन, नाम कमाना। हाँ, लोकेशन में, लोकेशन भी इस पे इफेक्ट कर दी है। अगर सिटीज में कोई कंपनी काम कर रही है तो उसकी लोकेशन भी, वहां से बहुत सारे कस्टमर आ सकते हैं उसको, और उसकी लोकेशन भी इफेक्ट करेगी गुडविल को, ठीक है। उससे गुडविल, जब बहुत कस्टमर्स आए, गुडविल बढ़ जाएगी। या टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर किसी के 2 साल, किसी के 10 साल हुए, जो तो ऑब्वियसली बात है, जिसके 10 साल हुए बिजनेस में आते हुए, उसका नाम बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी प्रोडक्ट, हाँ, जो मेन है गुडविल में कि क्वालिटी प्रोडक्ट, जब तक ना प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होगी तब तक गुडविल उतनी अच्छी नहीं होगी। अब प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी मिली, उसका मतलब गुडविल भी उनकी बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, डी पार्ट इसका आंसर है, ठीक है। चलिए फिर, ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम जर्नल टू लेजर, जैसे हमने देखा पहले ट्रांजैक्शन एनालिसिस होती है, उसके बाद जर्नल बन जाती है, उसके बाद लेजर अकाउंट बन जाता है। ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम जर्नल टू लेजर, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, क्या पोस्टिंग बोलते हैं, बैलेंसिंग बोलते हैं, जर्नलाइजिंग बोलते हैं, या ट्रांसफरिंग बोलते हैं, ठीक है। प्लीज आप अपना आंसर देखिए, आंसर बताने जा रहा हूँ, इसका राइट आंसर है पोस्टिंग, ठीक है। आप कंफ्यूजन करोगे, ट्रांसफॉर्मिंग नहीं, ट्रांसफरिंग में नहीं आएगा, ये पोस्टिंग पे आता है। जब भी जर्नल की ट्रांजैक्शन हम लेजर पे रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम पोस्टिंग बोलते हैं। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये किस में रूल लगता है, जैसे कि हमने देखा था नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, ठीक है, पर्सनल अकाउंट। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, किस अकाउंट का रूल है ये। आप अपना आंसर देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये।
आई होप आप सबको ये क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर आएगा आपको। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, बोथ, पर्सनल अकाउंट। तो इसका राइट आंसर है पर्सनल अकाउंट। इन तीनों के फॉर्मूले में बताता हूँ आपको। यहाँ पे रियल अकाउंट का मतलब होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। रियल अकाउंट के साथ लगता है एसेट्स यहाँ पे होगी। और नॉमिनल अकाउंट का एक्सपेंसेस, लॉसेस, सारी चीजों को डेबिट करो और इनकम गेन जो है उनको क्रेडिट करो, ठीक है। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये पर्सनल अकाउंट का ही रूल है। हाँ, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, एक एग्रीमेंट होती है पार्टनर्स के दरमियान और फिर पार्टनरशिप डीड होती है उनके दरमियान, रिटन होगी, ओरल होगी। बोलता है जब रिटन नहीं है पार्टनरशिप डीड या एब्सेंट है पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज। तो इंटरेस्ट ऑन लोन किस पर्सन से चार्ज किया जाता है, ठीक है। जैसे आप देखोगे वहां पे जब कोई पार्टनरशिप डीड मिसिंग है, एब्सेंट है, ठीक है, नहीं लिखी गई है, तो उस पर क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है। तो लोन के इंटरेस्ट पे क्या चार्जेस लगती है, 12% पर एनम, 4% पर एनम, 6% पर एनम, या नॉट अलाउड, या नहीं लगता है। तो आप देखो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर है 6% पर एनम। सी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो उस पे इंटरेस्ट जब भी इन्होंने लिखा नहीं होगा, ठीक है, एब्सेंट है पार्टनरशिप डीड, तो उस वक्त 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्जेड, ठीक है। चलिए उसके बाद है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर सो प्रिस्क्राइब्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर सो प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल 10, ठीक है। रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल 2015 इन अ फर्म आर, कितने हो सकते हैं मैक्सिमम नंबर, 40, 50, 100, 2, ठीक है। जो कंपनीज रूल बनाया था उस पे कितने मेंबर्स को अलाउ किया गया कि मैक्सिमम ये कंपनीज का मैक्सिमम फर्म के मेंबर्स हो सकते हैं। पार्टनरशिप का ही ये आपका क्वेश्चन निकला है। तो इस पे है आपका 50 आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग, यहाँ से बड़े क्वेश्चन थोड़ा मैं जूम इन करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग रूल सजेस्ट दैट बिजनेस इज ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। कौन सा रूल बोलता है कि बिजनेस सेपरेट एंटिटी है अपने रूलर्स, अपने ओनर से। ए बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ठीक है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, एंड डी इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। 18 क्वेश्चन का आंसर आपको आएगा। अब देखो खुद क्या आता है, तो मैं यहाँ पे इसका आंसर बताने जा रहा हूँ, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। आपको जहां लगे आप वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो उसके, ठीक है। तो ऐसे ही चलिए फिर अकाउंटिंग, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19, हाँ, कंट्रोल अकाउंटिंग इज आल्सो नोन एज। 3 ब्रांचेस से मैं आपको यहाँ से कंसेप्ट भी थोड़ा थोड़ा क्लियर करवाता हूँ, यानी कि आपको सॉल्व भी करवाता हूँ यहाँ पे मैं एमसीक्यूज। कंट्रोल अकाउंटिंग इज आल्सो नोन एज, ये ठीक है, ब्रांच है अकाउंटिंग की। कंट्रोल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कंट्रोल अकाउंटिंग को क्या बोला जाता है, दूसरा नाम क्या है इसका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बी कॉस्ट अकाउंटिंग, सी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर, राइट आंसर मैं बताने जरा, आप लिखो। इसका राइट आंसर है बी कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, बी कॉस्ट अकाउंटिंग इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन मनी इज विथड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम बिजनेस फॉर इट इज पर्सनल यूज इट इज कॉल्ड। जब भी कोई मनी निकालता है, पैसा निकालता है बिजनेस से कोई ओनर, ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं हम, या ऑपरेटिंग गेन बोलते हैं, या ड्राइंग बोलते हैं, या नन ऑफ दीज बोलते हैं। तो अब इसका राइट आंसर लिखो। इसका राइट आंसर है, आप अपनी नोटबुक पे पहले देखो खुद आप क्या आएगा। इसका राइट आंसर है ड्राइंग, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैटेगरी और एलिमेंट्स ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कौन सी इनमें से कैटेगरी है एक, ठीक है। देखो आपको पता होगी बैलेंस शीट क्या होता है, तो इसका आंसर भी आप लोगों को पता होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा। बहुत इजी है ये भी। एक्सपेंसेस, गेन्स, लायबिलिटीज, लॉसेस, ठीक है। ए एक्सपेंसेस, बी गेन्स, सी लायबिलिटीज, एंड डी लॉसेस। आपको पता है हम उस पर क्या लिखते हैं, शाबाश। इस पे हम लिखते हैं लायबिलिटीज और एसेट्स पे ही बैलेंस शीट, हम एक साइड में लायबिलिटीज लिखते हैं, दूसरे साइड पे एसेट्स लिखते हैं, ठीक है। 22, तो इसका आंसर है लायबिलिटीज। 22 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्लेस्ड इन द डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। इनमें से ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस किसकी होती है, डेबिट किसको करते हैं हम, सैलरीज पेएबल, बी कैपिटल, सी अकाउंट पेएबल, डी ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है, आप देखो इसका आंसर क्या आ सकता है, लिखे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्लेस्ड इन द डेबिट कॉलम ऑफ द सैलरीज पेएबल, ठीक है। इसका डेबिट बैलेंस आता है ट्रायल बैलेंस में। हाँ, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ, यहाँ से थोड़ा
मैथमेटिकल पोर्शन आपका। देखो कैलकुलेशंस यानी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालनी है आपको। ओपनिंग स्टॉक 10,000 दिया है, परचेजेस यानी नेट परचेजेस जो है 5,000 है, और उस पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट फ्रेट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, या क्लोजिंग स्टॉक इसका 4,000 है। तो आपको पता होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर होता है, ठीक है। तो उससे आपका आंसर निकलेगा ए 20,000, 10,000, सी 1,000 एंड डी 12,000। तो क्या हो सकता है इसका आंसर, आप लिखिए। तो इसका आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, इसका आंसर है 12,000, सी 12 डी 12,000, ठीक है। क्योंकि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसका फॉर्मूला आप भी लिखो, अगर पता नहीं है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये करते तो डी आपका आएगा 12,000। Which of the following, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉमिनल अकाउंट। इनमें से नॉमिनल अकाउंट कौन सा नहीं है? सैलरीज अकाउंट, आउटस्टैंडिंग अकाउंट, इंटरेस्ट पेड, कमीशन रिसीव्ड। आपको पता हो कि नॉमिनल अकाउंट में हम कौन कौन सी बैलेंसेस लेते हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका नॉमिनल अकाउंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, तो इसका आपका है आउटस्टैंडिंग अकाउंट, क्योंकि सैलरीज अकाउंट पता है, एक्सपेंस इंटरेस्ट पेड भी देते हैं हम, और कमीशन रिसीव्ड, ये सारे नॉमिनल अकाउंट के अंडर आते हैं। आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो है मतलब अभी हमने पे नहीं किया, लायबिलिटी पे आएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप याद रखो कि नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, उनको हम उनकी ही ट्रांजेक्शन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 25, सोल्ड फर्नीचर फॉर 1,000 केस, ठीक है, फर्नीचर को हमने सेल किया 1,000 केस में, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। ये ऊपर भी आया था, चलो ठीक है, दो बार डुप्लीकेट हुआ, कोई बात नहीं। तो आपको पता है इसका आंसर है केस अकाउंट। तो क्रेडिट अगर आएगा आपको, विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तो फर्नीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। क्वेश्चन नंबर 26, अमाउंट स्पेंट on increasing the earning capacity is a what kind of expenditure, ठीक है। तो अमाउंट स्पेंड टू इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी, हम बढ़ा रहे हैं बिजनेस की, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डिफर्ड रेवेन्यू है, या कैपिटल लॉस है? 26 का आंसर लिखिए, आप मैं बताने जा रहा हूँ, इसका है ये कैपिटल एक्सपेंस है ये। हाँ, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, देखिए, डेबिट बैलेंस इन पर्सनल अकाउंट शोज दैट ए पर्सन इज अवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब भी पर्सनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस किसी पर्सन की आती है, उसका मतलब क्या पर्सन हमारा क्रेडिटर है, डेटर है, पार्टनर है, ठीक है, या तमाम चीजें हैं इस पे। जब भी कोई डेबिट बैलेंस पर्सनल अकाउंट पे आता है, जैसे डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, उसका मतलब रिसीवर ने डेबिट किया है, जिसको हमने पैसे दिए उसने डेबिट किया, उसका मतलब उसको आगे हमें देना है वापस, तो वो हमारा डेटर बनता है, एसेट बनता है एक हिसाब से हमारा, ठीक है, फ्यूचर में वो हमें पैसे देने वाला है। तो उसका मतलब आंसर है इसका, आप देखिए खुद क्या आ सकता है। तो मैंने बता दिया इसका आंसर बी, डेटर। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर्ड टू डेज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। प्रॉफिट या लॉस जब रिवैल्यूएशन, ठीक है, रिवॉल्वेशन अकाउंट बनाते हैं हम, तो उस वक्त प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है हम किस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफर करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स के या न्यू पार्टनर के, जो न्यू पार्टनर आता है, या बोथ या दोनों में करते हैं, या एनी ऑफ द ओल्ड पार्टनर, या किसी भी एक ओल्ड पार्टनर को। तो आप देखिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, मैं बताने जा रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर है क्या हो सकता है, इसका ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है, न्यू पार्टनर्स को, इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं होती है रिवॉल्वेशन अकाउंट के साथ। व्हेन एन एंट्री इज मेड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ केस बुक, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, केस बुक में हम जब भी एंट्री करते हैं और दोनों साइड पे करते हैं केस बुक में, ठीक है, उसको कौन सी एंट्री बोलते हैं हम? जर्नल एंट्री, कंपाउंड एंट्री, डबल एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री। इसका आंसर देखो, बताने जा रहा हूँ इसका आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है डी, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है, उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं हम। रिटर्न इनवर्ड, याद रखिए दो चीजें होती है, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न इन आउटवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज डिडक्टेड फ्रॉम, जब भी रिटर्न इनवर्ड आता है तो हम उसको कहां से सब्सट्रैक्ट करते हैं? परचेज से, सेल्स से, रिटर्न आउटवर्ड से, या नन ऑफ दीज से? तो इसको हम डिटेक्ट करते हैं फ्रॉम सेल्स, रिटर्न इनवर्ड को डिटेक्ट करते हैं हम सेल्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे आगे आप देखो कौन सा क्या बहुत अच्छा मटेरियल आपको आने वाला है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे पहले पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट के इस पे ही काम करेंगे, उसके बाद इन एग्जाम के बाद आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब